क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। अक्टूबर का महीना बंबई में दूसरी गर्मी का मौसम माना जाता है। ये मानसून एंडिंग और सर्दी की स्टार्टिंग के पहले का वक्त होता है। उस खास शाम शिल्पा जावेरी अपने आदमी समद खान के लिए अच्छे खाने का इंतजाम करने में पूरा दिन खटने के बाद बुरी तरह थक चुकी थी। लेकिन जब समद उसके फ्लैट में आया तो खाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उसके पास में पहुंचा और उसे जकड़ते हुए गुर्राया। पहली चीज पहले, न किसी तरह की शालीनता, न कोई लाड़ प्यार, न दुलार। जहां तक शिल्पा याद कर पाती है उसके किसेस भी काटने जैसे थे। समद ने कई लड़कियों के साथ संसर्ग किया था, लेकिन बिस्तर पर वो सब की सब छुई मुई और झेंपू लगती थीं। और जहां समद शिल्पा के बिंदासपन को पसंद करता था, वहीं शिल्पा उसकी वहशत को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे के लिए रेडीमेड लगते थे। शिल्पा किसी रहस्य के उजागर होने जैसी थी, जो अक्सर उसे खुश करने की कोशिश में अपने कुदरती हुनर से उसे हैरत में डाल देती थी। नाराज पड़ोसियों से बेखबर उनकी सीतकारें और चीखें बंद दरवाजों के बाहर तक गूंजती थीं। अपने स्वच्छंद सेक्स एक्ट का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बदनामी की कोई परवाह नहीं होती थी। बाथरूम से लेकर रसोई की टेबल तक जिस आवेश के साथ बर्तन फेंके जाते थे, उसी आवेश के साथ वो गालियां भी आती थीं, जिनकी बौछार समद शिल्पा पर करता था जब दोनों आपस में गूंथे होते और समद शिल्पा को दबोच रहा होता था। ये 4 अक्टूबर 1984 की बात है। बंबई की सड़कें उमंग में डूबी भीड़ से भरी हुई थीं, जो दशहरे पर नाचती गाती जश्न मना रही थीं। दशहरा रावण पर राम की और असत्य पर सत्य की जीत की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है। लोगों की भीड़ वल्लभ भाई पटेल रोड पर इकट्ठा थी और हर कोई अपने आसपास से बेखबर पागलों की तरह नाच रहा था। जब समद ने 7 मंजिला सिक्का नगर की इमारत से नीचे झांक कर देखा तो न चाहते हुए भी वह उन आकस्मिक घटनाओं के बारे में सोचने लगा जो उस हफ्ते घटित हुई थीं। उस जैसे पठान बहुत कम होंगे। अब्दुल समद अब्दुल रहीम खान अपनी अदम्य क्रूरता और कभी न शांत होने वाली हवस के लिए जाना जाता था। इस कदर कि खुद उसकी अपनी कौम के लोग पठान तक उससे जुड़े रहना नहीं चाहते थे। बंबई के सबसे बड़े उर्दू दैनिक न्यूज़पेपर इनकलाब में उसके रिश्तेदार करीम खान उर्फ करीम लाला का 2 टूक दावा छप चुका था। समद खान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ किसी तरह का व्यवहार रखता है तो यह उस व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होगी। मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। किसी भी लेन देन के दौरान अगर मेरा कोई हवाला दिया जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं माना जाऊंगा। समद बहुत नाराज था। सम्मान की अपनी आदिम धारणा के चलते उसे लगा कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है। पठानों की पुराने जमाने की वफादारी का उसके लिए अब कोई मायने नहीं रह गया था। करीम लाला, जिसे वह हमेशा अपना हीरो मानता आया था, अब एक विलन बन चुका था। उसका ख्याल था कि अगर उसके चचा के मन में उसके प्रति कोई मतभेद थे भी तो एक पठान होने के नाते उन्हें उन मतभेदों को अपने तक रखना चाहिए था। उसे सार्वजनिक रूप से इंसल्ट किया गया था और इससे पठानों के बीच का मनमुटाव लोगों के सामने जाहिर हुआ था। समद को यह नहीं मालूम था कि लाला के इस सख्त कदम के पीछे उसकी अपनी वजह थी। समद जब भी कोई अपराध करता तो लाला को पुलिस थाने में क्राइम ब्रांच में घसीट कर ले जाया जाता था और फिर उसे पुलिस पूछताछ और हिरासत जैसी ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिनसे वह तंग आ चुका था। समद की करतूतों के नतीजे मुश्किल में डालने वाले थे और उनसे निपटने का एक ही तरीका बचा था कि साफ साफ ऐलान कर दिया जाए कि उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समद खान अपने अहंग के कुप्पे को फुलाते हुए अपनी उन तमाम चीजों के बारे में सोच रहा था जो उसने अब तक हासिल की थीं, और उसका ख्याल था कि यह सब उसने अपने बूते पर किया था। उसने अपने तसव्वुर में खुद को एक शेर की तरह देखा। उसे कुछ भी करने के लिए लाला के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। उसने फख के साथ उस वक्त को याद किया जब उसे उसी साल जुलाई में जैन नाम के एक व्यापारी की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। समद होटल में पहुंचा। उसका हट्टा कट्टा शरीर होटल की लॉबी में मंडराते सलीखेदार लोगों से मेल नहीं खा रहा था। रिसेप्शन के करीब पहुंचते हुए उसने जोर की आवाज में पूछा, जैन कौन से कमरे में है? हर होटल का कायदा है कि वहां हर किसी को अपने मेहमानों का कमरा नंबर नहीं बताया जाता। रिसेप्शनिस्ट मना करने ही वाला था कि तभी इस बलिष्ठ आदमी के आक्रामक अंदाज ने उसके मन में खौफ जगाया कि अगर वह पिघला नहीं तो यह आदमी उसे पीट सकता है। 1921, उसने जोरदार इंग्लिश लहजे में कहा, इस उम्मीद में कि पठान शायद समझ ही न पाए। लेकिन कमरा नंबर 1921 समद के दिमाग में दर्ज हो चुका था। वह चुपचाप होटल की लॉबी से निकलकर
रात होने का वेट करने लगा। रात को वह फिर से होटल गया और कहीं भी नजर दौड़ाए बगैर अपने 2 और आदमियों के साथ सीधे 19वीं मंजिल की तरफ बढ़ गया। उसने 1921 नंबर रूम पर दस्तक दी। एक बहुत ही छोटे कद के चश्माधारी आदमी ने दरवाजा खोला। तेरा नाम जैन है? समद ने पूछा। उस आदमी को शायद उसकी पूरी जिंदगी में इतने इंसल्टिंग टोन से नहीं पुकारा गया होगा। दरवाजे के पीछे खड़ा आदमी सरप्राइज था, लेकिन जब उसने उन 3 लोगों को करीब से देखा तो वह दहशत से भर गया। अगले ही पल जैन के चेहरे पर एक मुक्का पड़ा और वह कमरे में जा गिरा। तीनों आदमी उसके चेहरे और पूरे जिस्म पर लातें और घूंसे बरसाने लगे और वह फर्श पर पड़ा दर्द से छटपटाता रहा। तभी उन्होंने पीटना बंद कर उसे घसीटते हुए उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। फुर्ती से उसके सारे कपड़े उतार दिए गए और उसने समद को एक मोमबत्ती जलाते हुए देखा। दोनों आदमियों ने जैन के हाथ पकड़ लिए और समद उसके चेहरे पर मोमबत्ती की लौ फिराने लगा। फिर उसने पिघला हुआ मोम जैन के अंडकोशों और लिंग पर टपकाया। जब जैन बुरी तरह दर्द और गुस्से से चीखा तो समद का चेहरा खौफनाक तरीके से दांत दिखाता हुआ हंस पड़ा। विडंबना यह है कि होटल के कमरे इस तरह बनाए जाते हैं कि कमरे की आवाज कमरे के बाहर जरा भी न जा सके, और अगर जाती भी है तो होटल के स्टाफ उस पर यह सोचकर कान नहीं देते कि उनका मेहमान अपने साथी के साथ मजे कर रहा होगा। जब समद काफी यातनाएं दे चुका तो वह थक गया और उसने जल्दी से एक रस्सी निकाली और जैन का गला घोंट दिया। रस्सी को वहीं छोड़कर वह बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर चिपकी खौफनाक हंसी जारी थी। इस खौफनाक कारनामे को अंजाम देने में उसे पूरे 5 घंटे लगे, लेकिन एक छंटा हुआ पठान होने के नाते समद अपने सौदे की ओर उसे अंजाम देने की बारीकियों को लेकर सावधान होने के लिए नहीं जाना जाता था। अगले दिन उसे पता चला कि जिस आदमी को उसने मारा था वह कोई एस के जैन नाम का टैक्स मैक्रो एग्जीक्यूटिव था, न कि रणवीर जैन, जिसके नाम की सुपारी उसे दी गई थी। वह पछतावे से भर उठा, इसलिए नहीं कि उससे पहचानने में चूक हुई थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। समद ने उसे भी नहीं छोड़ा। वह अगले दिन फिर होटल सी रॉक के लिए रवाना हुआ और इस बार अपने सही शिकार को ढूंढा और उसे मार दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने दुस्साहस के साथ समद खान ने तबाही का अपना अभियान पूरा कर लिया। समद खान का ये केवल इंट्रोडक्शन है, बाकी कहानी हम आगे जानेंगे पार्ट 2 में। इस मुंबई अंडरवर्ल्ड इतिहास सीरीज में हमारे साथ बने रहो। थैंक यू एंड टेक केयर।